वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज मैथ प्रैक्टिस सेट का 38 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि जैसे जब आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो कॉपी पे नंबर लिख लीजिएगा। एक का आंसर जैसे एक आया, दो का आंसर बी आया, तीन का आंसर सी आया, चार का आंसर डी आया। ये कॉपी पे पहले लिख लेना है जो जिसका आंसर जो आएगा। उसके बाद जब आप गूगल रिस्पॉन्स शीट खोलिएगा, उसके नीचे जो आंसर शीट खोलेगा उसमें एक का क्वेश्चन नंबर एक रहेगा, उसके नीचे ए बी सी डी ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगर एक का ऑप्शन आपका ए आया तो ये ए पे टिक कर देना है। उसके बाद दो क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा, उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन रहेगा, उसका भी ऑप्शन ए बी सी डी रहेगा। तो ये अगर उस दो का आंसर भी आया तो बी पे टिक कर देना है। इस तरह से क्या करना है, फॉर्म को भर के और जो अपना नाम होगा ऊपर में नाम लिख के आंसर को सबमिट कर देना है। और आप लोगों को शाम तक जिसका जितना ज़्यादा सही हुआ रहेगा, यानी जो अच्छा रैंक लाया होगा, उस सब का रैंक, नंबर और नाम सहित ये अपलोड कर दिया जाएगा। तो मैथ का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 768 है। तो हम लोग को क्या पता है कि 2 ईयर का जो CA और SI का अंतर होता है, यानी 2 ईयर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो क्या होता है, PR² बट्टा 100 का स्क्वायर, PR² बट्टा 100 का स्क्वायर। तो अंतर कितना का दिया गया, 768 का दिया गया, यानी 768 अंतर है बराबर मूलधन निकालना है और रेट यानी जो दर दिया गया वो कितना दिया गया, 8% दिया गया है। तो 8 गुने 8 बटा 100 गुने 100। अगर हम 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 नंबर 72 और फिर 8 6 48 यानी 96 बार में। फिर 8 से काटेंगे तो ये कितना बार में, 12 बार में। और ये 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो उधर जाएगा तो यानी P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 पे 4 जीरो यानी 1,20,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 ईयर का जो CA और SI का अंतर होता है वो PR² बट्टा 100 का स्क्वायर होता है। अगर 3 ईयर में CA SI का अंतर पूछता, 3 ईयर में CA SI का अंतर वो क्या होता, PR² और यहाँ केवल 300 प्लस R जुट जाता है। PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 का क्यूब हो जाता है। जैसे यहाँ 2 ईयर में 100 का स्क्वायर होता है तो 3 ईयर में 100 का क्यूब हो जाता है। तो 3 ईयर में CA SI का अंतर PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 का क्यूब। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जैसे 50 और 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की कितनी संख्या है। जैसे 50 के बाद किसका पूर्ण वर्ग आता है, 64 आता है पूर्ण वर्ग, यानी जो 8 का स्क्वायर होता है। और उसके बाद 1000 के नज़दीक में 961 यानी 31 का स्क्वायर होता है। तो मतलब 50 से 1000 के बीच में 64 यानी 8 के स्क्वायर से लेकर 31 का स्क्वायर तक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हम ये पता कर लेंगे कि 8 से लेकर 31 तक टोटल कितना संख्या है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों को घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। घटाने पे 23 और घटाने के बाद एक ऐड कर दिया जाता है, यानी 23 से 24, यानी जो पूर्ण वर्ग की संख्या होगा वो 24 होगा। क्यों एक ऐड कर दिया जाता है वो देख लेते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बोले 3 से लेकर 7 तक टोटल कितना संख्या है, 3 से लेकर 7 तक, तो आप लोग क्या बोलेगा कि 7 में से 3 घटाएंगे 4, अब प्लस 1 5 संख्या है। 3 से लेकर 7 तक यानी 3 को भी लेना है 7 को भी लेना है, तो घटा के 1 जोड़ देंगे। कैसे, जैसे 3 4 5 6 7 कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। तो मतलब 8 से लेकर 31 तक टोटल कितना संख्या है, तो दोनों को अंतर करके 1 प्लस कर देंगे, तो यानी 24 संख्या है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग कितना होगा, 50 से 1000 के बीच में 24 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस सवाल को अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो सबसे पहले इसका LCM लेना पड़ेगा, 12 15 18 और 27। फिर 4 अंक का बड़ी संख्या में से उसको भाग देना पड़ेगा, फिर जो शेष आएगा इसमें से घटाना पड़ेगा। तो ये 2-3 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा समय ले लेगा। इस तरह का सवाल जब भी आए कुछ नहीं करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो 12 15 18 और 27 से विभक्त हो जाए। देखिए 27 से विभक्त हो जाए इसका मतलब जो 9 से कटे और 3 से कटे वो 27 से भी कटेगा,
तो हम 9 का मल्टीपल चेक कर लेते। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल का क्या नियम है कि अंकों का जो योग होता है वो 9 से कटना चाहिए। अगर अंकों का योग करें तो 9 9 18 6 24। क्या 24 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब ये 9 से नहीं कट रहा है तो 27 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा। क्या ये 9 से कट रहा है? 9 9 18 3 21। 21 9 से नहीं कट रहा है, जब ये 9 से नहीं कट रहा है तो 18 से भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम ये देखें, ऑप्शन नंबर ए देखें, तो 9 6 15 9 24। क्या 24 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब जब ये 9 से नहीं कट रहा है तो 18 से भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा बी, यानी अगर हम अंकों का योग करें तो 9 7 16 2 18, यानी अंकों का योग 18, यानी 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब बी जो ऑप्शन होगा वो 9 से कट रहा है तो 18 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक्स वाई कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्या हो, x के पावर 1/3 इजिकल टू वाई के पावर 1/4 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? जैसे अगर हम बात करें x रूट अंडर x रहता था तो हम बराबर a दिया जाए बाय द वे, तो ये x के बदले रूट के बदले में क्या लिख सकते हैं? हम 1/2 लिखते थे बराबर a, और ये 1/2 अगर RHS में जाता, यानी सॉरी हाँ RHS में, तो ये 1/2 क्या बदल उल्टा होकर 2 बन जाता। उसी तरह से अगर ये 1/3 में ये 3 पावर को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? y का पावर 3 हो जाएगा, और ये 4 1/4 में ये 4 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x पावर 4, यानी x की पावर 4 बराबर y3, ऐसा कोई ऑप्शन है? x की पावर 4 बराबर y3 कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये ऑप्शन भी x के पावर 4 और y3 के बराबर नहीं है, तो अब क्या करेंगे? हम लोग दोनों बगल हम लोग पावर 5 से गुना कर सकते हैं। दोनों बगल हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर 5 से गुना कर सकते हैं। अगर हम पावर 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x पावर 20 बराबर y पावर 15, ऐसा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों बगल यानी LHS में हम जो चीज़ करेंगे वही चीज़ हम RHS में दोनों में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक व्यक्ति ने वेतनमान 3325, 50, 4275, 75, 5660 रुपये में नौकरी का पदभार संभाला। 23 वर्ष को उपरांत उसका वेतन क्या होगा? यानी इस सवाल का जो अर्थ है वो इसी में छुपा हुआ है। यानी 3325 में वो व्यक्ति कार्यभार को आरंभ किया और प्रत्येक साल उसको 50 रुपये का वृद्धि होता था। जब 4275 रुपया उसका हो गया, उसके बाद उसके वेतन में प्रत्येक साल 75 रुपये का वृद्धि होने लगा, और 75 रुपये का वृद्धि होने के बाद यानी लास्ट तक उसको 5660 रुपया मिलते रहा। यानी कहने का मतलब है कि जो 3325 रुपये में वो कार्यभार आरंभ किया, 50 रुपया जो है पर साल उसको बढ़ता था और 4275 रुपया हो गया। जब 4275 रुपया हुआ उसका वेतन, तब जाके उसमें 75 रुपये का वृद्धि होने लगा प्रत्येक साल, और जो लास्ट में उसका वेतन 5660 रुपया हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3325 से 4275 गया, कितना रुपया का वृद्धि हुआ? अगर हम अंतर निकालेंगे तो 50 और 9 3 12, यानी 950 रुपये का वृद्धि हुआ। अगर एक साल में 50 रुपये का वृद्धि होता है तो 950 रुपया कितना साल में वृद्धि हुआ होगा? 19 साल में वृद्धि हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 19 साल में उस व्यक्ति का जो वेतन था, यानी 19 ईयर जब काम किया तो उस व्यक्ति का जो वेतन था वो 4275 रुपया हुआ। हमें क्या पूछ रहा है? 23 साल के उपरांत उसका वेतन कितना होगा? यानी 19 साल में उसका वेतन 4275 था, अब प्रत्येक साल उसका वेतन 75 रुपये का वृद्धि होगा। 19 साल के बाद 75 रुपये का वृद्धि होगा, तो 75 रुपये का वृद्धि 4 साल तक निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 23 साल निकालना है तो 19 साल तक का वेतन आ चुका है, तो अब हम केवल 4 साल तक का ही वेतन निकालेंगे। तो 4 साल में कितना का वृद्धि होगा? 5 चौका 20, 7 चौका 28, 2 30, यानी 300 रुपये का वृद्धि होगा, और 300 रुपये का वृद्धि होगा तो यानी 19 साल में ये हुआ था, और 4 साल और, यानी 19 4 23 साल में टोटल कितना हो जाएगा? 4575। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका अर्थ जो समझ गए होंगे वो सवाल को इजी वे में बना सकते हैं। इसका अर्थ क्या था कि 3325 रुपये में उसका जो वेतन स्टार्ट हुआ, और प्रत्येक साल 50 रुपया वृद्धि हुआ। कब तक? जब तक उसका वेतन 4275 रुपया हो गया। 4275 रुपया होने के बाद उसके वेतन में 75 रुपये का वृद्धि होने लगा। कब तक? जब तक उसका वेतन
5660 रुपया हुआ। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की कुल धनराशि 640 रुपया है। जैसे 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, यानी सिक्के का ये प्रकार हो गया। और कुल धनराशि 640 है और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। और संख्या का अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रकार की संख्या समान है, यानी इसका एक नोट होगा तो इसका भी एक नोट होगा और इसका भी एक नोट होगा, इसका भी एक नोट होगा। तो टोटल अगर मान चले 1 रुपये का एक नोट होगा तो टोटल 1 रुपया हो जाएगा। अगर 5 रुपये का एक नोट होगा तो टोटल 5 रुपया हो जाएगा। अगर 10 रुपये का एक नोट होगा तो टोटल 10 रुपये हो जाएगा। अनुपात में टोटल कितना रुपया हो रहा है? 10, 5, 15, 1, 16। अनुपात में टोटल 16 रुपया हो रहा है और वास्तव में टोटल 640 धनराशि दिया गया है। तो यानी यही 16 का वैल्यू 640 हो जाएगा और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। 16 चौका 64, 40। जब 1 का वैल्यू 40 हुआ तो हमें क्या चीज़ पूछ रहा है? कुल मिलाकर उसके पास कितना नोट था। तो अनुपात में उसके पास कितना नोट है? 1 नोट यहाँ, 1 नोट यहाँ, 1 नोट यहाँ, यानी 3 नोट। जब 1 का वैल्यू 40 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 × 120, यानी टोटल नोट का जो संख्या होगा वो 120 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे। ये सवाल कल भी आया था। अगर 1657 में भाग देने पर 6 शेष बचता है तो इसका अंतर हम लोग पहले निकालते थे, यानी 16 से 51। अब फिर अगर 2037 में भाग देने पर अगर 5 शेष बचता है तो इसका अंतर निकालते थे 2032। तो उसके बाद क्या करते? बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो हम लोग इस दोनों का यानी 16 से 51 और 2032 का HCF निकालेंगे। HCF, तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इकाई स्थान पर कभी भी 5 नहीं आएगा। और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है तो इसका मल्टीपल जो भी होगा उसके भी इकाई स्थान पे 5 या 0 होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया ये दोनों ऑप्शन 133 और 127। तो इसमें हम देख लेंगे क्या 133 से ये कट रहा है। अगर 133 हम भाग देंगे तो एक बार में लगेगा और फिर ये कितना हो जाएगा? 2, 3, 1 और फिर 13, 3, 39। फिर 133 से ये नहीं कट पाएगा। 133 से 16 से 51 नहीं कट पा रहा है तो इसके HCF 133 नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास, 3 ऑप्शन जब एलिमिनेट हो जाए तो चौथा ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो या फिर आप इसका HCF निकालें या फिर आप लॉजिकली सोच के भी बना सकते हैं। यानी इसका जो HCF आया तो कितना आया था? 127 आया था। देखिए ये कैसे होता है, जैसे अगर बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 1657 में भाग देने पर अगर 6 शेष बचता है तो इसका मतलब 16 से 51 तक कट जाना चाहिए। और 2037 में भाग देने पर 5 शेष बचता है तो इसका मतलब 2037 में से 5 गया 2032 तक कट जाना चाहिए, तभी तो 5 शेष बचेगा ना। तो अब कौन ऐसा संख्या है जो 16 से 51 और 2032 को काट देगा? तो कौन सा ऐसा संख्या? ऑप्शन से 127 आ गया, तो जो इसका आंसर होगा 127 होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ए बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करता है, यानी A + B मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है। और BC मिलकर उसी काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और तीनों साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है? A + B + C जो मिलकर काम करता है तो कितना दिन में करता है? 6 दिन में पूरा करता है। तो A और C मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए अगर A + B अगर किसी काम को X दिन में करता है और A उस काम को Y दिन में करता है तो B का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? AB में से A को घटाना पड़ेगा तो B आ जाएगा। और टाइम एंड वर्क में घटाने का क्या तरीका है? X × Y बट्टा इस दोनों का अंतर। उसी तरह से अगर हम ये ABC में से ये AB को माइनस कर देंगे तो C का आ जाएगा। और माइनस का करने का क्या तरीका है? X × Y बट्टा X - Y, यानी 6 × 8 बट्टा 6, 8 का अंतर 2, यानी 2 से ये 4 बार में 24 दिन लग रहा है। 24 दिन C करेगा। उसी तरीके से अगर हम ये ABC में से BC को माइनस कर देंगे तो A का आ जाएगा। और माइनस करने का क्या तरीका है? 6 × 12 बट्टा इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 12 में से 6 गया 6, 6 से 6 कट गया, यानी ये 12 दिन में करेगा। अब हमें A पता चल गया, A 24 दिन में कर रहा है और C 24 दिन में और A 12 दिन में। तो क्या चीज़ पूछ रहा है? A C मिलकर उस काम को कितना दिन करेगा? A + C मिलकर, यानी 24 × 12 बट्टा 36।
कोई व्यक्ति x दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति y दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर x गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई दिन में करता है। ये डायरेक्ट फार्मूला पे डायरेक्ट दिन आ जाता है, यानी 12 से ये 3 बार में और 3 से ये 8 बार में, यानी टोटल कितना दिन लेगा, 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 नल एक हौज को 20 मिनट और 30 मिनट भर सकते हैं। जब हौज खाली था तो दोनों नल को खोल दिया गया। कुछ समय पश्चात पहले नल को बंद कर दिया गया। इस प्रकार हौज भरने में 18 मिनट लगे। तो आरंभ होने के कितने समय पश्चात को नल बंद कर दिया गया। देखिए, इसको अगर हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि चालू होने के x मिनट बाद बंद कर दिया गया, x मिनट बाद ए बंद कर दिया गया, ठीक है। तो x ये जो है टोटल काम को 20 मिनट में करता है, यानी टोटल नल को 20 मिनट में भरता है, तो x मिनट में x बट्टा 20 भाग भर देगा। टोटल नल 18 मिनट लगा, टोटल नल को यानी पश्चात करने के बाद क्या बोला, दोनों नल खोल दिया गया। कुछ समय पश्चात पहले नल को बंद कर दिया गया। इस प्रकार हौज भरने में 18 मिनट लगा। टोटल कितना मिनट हौज भरने में लगा, 18 मिनट। तो इसका मतलब b 18 का 18 मिनट तक काम किया होगा। तो b 18 मिनट में कितना भाग भर देगा, 18 बटा 30 भाग भर देगा। और दोनों मिलकर जो काम होगा वो काम का भाग कितना हो जाएगा, 1 भाग हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि x मिनट पश्चात ए बंद कर दिया गया, तो x मिनट में ये x बट्टा 20 भाग कर देगा। केवल पहला नल को बंद कर दिया गया ना, और टोटल नल भरने में 18 मिनट लगा। तो इसका मतलब बी टोटल 18 मिनट काम किया होगा, क्योंकि बी तो कभी बंद नहीं होता है। तो ये 18 मिनट में 18 बटा 30 भाग कर देगा, और दोनों भाग मिला के काम का भाग कितना होता है, टोटल 1 होता है। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 20 3 7 यानी 3x, और 30 दूना 60 यानी 18 दूना 36 बराबर 1, यानी ये 60 कट के इधर आ जाएगा। तो यानी 3x बराबर 36 अगर माइनस होगा तो ये 24, तो x बराबर 8। इसका मतलब 8 मिनट के पश्चात ए को बंद कर दिया गया। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया कि ABC किसी व्यापार में साझेदार बने। ए ने 2560 रुपया, बी ने 2000 रुपये निवेश किया, यानी ए का जो रुपया वो 2560 है और बी का जो रुपया है वो 2000 है, और सी का रुपया हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यानी सी कितना लगा ये नहीं दिया गया, तो सी का रुपया एक्स मान लेते हैं। अगर वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपया का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें से 320 रुपया ए को अकेला मिला। तो अगर हम ए का लाभ निकाले 320 रुपया, ठीक है, तो सब तो 1 साल के लिए काम किया था, तो 1 से हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें ए को 320 रुपया लाभ दिलाना है, यानी जो पूंजी का अनुपात होता है वही तो लाभ का अनुपात होता है ना, जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। तो अगर हम ए को 320 रुपया लाभ दिलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये 2560 को हम कौन ऐसा संख्या से भाग देंगे ताकि ए को 320 रुपये का लाभ मिले। तो अगर हम 2560 को 8 से भाग दे देते हैं तो यानी ए को 320 रुपया मिलेगा। अगर हम इसको 8 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 250 रुपया मिलेगा, और सी को कितना मिलेगा, x बटा 8 मिलेगा। और ये तीनों रुपया मिला के कितना दिया गया है, 1105 रुपया दिया गया है, ये तीनों रुपये मिला के। तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यानी ये दोनों मिल के आपके 570 हो गया, और 570 अगर उधर माइनस होगा तो यानी x बटा 8 बराबर क्या आ जाएगा, 570 अगर माइनस होगा, यानी 570 अगर माइनस करेंगे तो 3 यानी 5 5 10 यानी 535 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 5 40, 8 1 24, 4 27, 1 मिनट 28 होगा, 8 1 24 4 28 ना, और 8 5 40, 2 42, यानी 4280 रुपया एक्स यानी सी का जो पूंजी आएगा वो 4280 रुपया आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले जो वर्ग हैं, ये वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग में अगर हम अंतर्वृत्त देखेंगे तो अंतर्वृत्त मतलब क्या होता है, अंदर से वृत्त। वर्ग में अगर हम अंतर्वृत्त देखेंगे तो अंदर से वृत्त, और अंदर से वृत्त और बाहर से वृत्त का जो त्रिज्या दिया गया है
जैसे एक वर्ग है, ये वर्ग हो गया, इस वर्ग के अंतर्वृत्त यानी अंदर में जो वृत्त होगा और इस वर्ग के जो बाहर में वृत्त होगा उस वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम वर्ग का भुजा अगर हम ए मानते हैं तो ये लंबाई भी ए हो जाएगा, ये लंबाई भी ए हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम वर्ग का भुजा ए माने, वर्ग का भुजा ए, तो अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या होगा, अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या वो कितना हो जाएगा a/2, क्योंकि ये तो व्यास हो जाएगा अंतर्वृत्त के लिए और त्रिज्या क्या हो जाएगा a/2। अगर हम बाह्यवृत्त का बात करें, बाह्यवृत्त, तो बाह्यवृत्त के लिए अच्छा ये वर्ग का भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा a√2, और बाह्यवृत्त के लिए ये क्या आ जाएगा व्यास आ जाएगा, बाह्यवृत्त के लिए ये क्या हो जाएगा व्यास आ जाएगा। अगर बाह्यवृत्त के लिए व्यास आएगा, बाह्यवृत्त के लिए जो व्यास आएगा वो क्या आ जाएगा वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो बाह्यवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा विकर्ण का आधा यानी a√2/2, यानी अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या का जो अनुपात था वो आ गया कितना, a से a कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1:√2 अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है। अगर ये याद रहता तो हम लोग इसको 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा कि अगर अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या का अनुपात होता है वर्ग में वो 1:√2, जब त्रिज्या का अनुपात 1:√2 तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% का आरंभिक भत्ते के उपरांत 12% का अतिरिक्त भत्ता देता है और रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपये है। तो अंकित कीमत क्या है, अंकित कीमत हम लोग x मान लेते हैं। अगर 20% का भत्ता देते हैं तो कितना में बेचते हैं हम लोग 20% 80% में, और 80% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है 4/5, यानी 4/5 में बेचते हैं। फिर अगर 12% का और भत्ता देते हैं तो 12% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है 88% में बेचेंगे। 12% भत्ता मतलब 88%, यानी ये 22/25 हो जाएगा, 22/25, और ये मिला के कितना हो रहा है बाद में दाम 704 रुपया हो जा रहा है। अगर हम 11 से काटेंगे तो 11 से ये 2 बार में और 11 से कितना बार में 64 बार में, 4 दूना 8 और 8 8 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 × 8 40 और 25 चौका 100 यानी 1000, यानी जो अंकित मूल्य आएगा वो 1000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% कटौती देने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है, तो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ऐसा सवाल में हमेशा क्या करेंगे हम लोग क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, यानी CP को 100 मानेंगे। CP को 100 इसलिए मानेंगे ताकि अंकित यानी 100 पे जो प्रतिशत निकालेंगे, बोले ना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य कुछ भी आएगा तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अधिक आया। तो अगर हम CP को 100 मानेंगे तो 8% का लाभ होता है तो SP कितना हो जाएगा 108। अगर 8% का लाभ होता है तो SP कितना हो जाएगा 108। अंकित मूल्य को हम लोग x मान लेते हैं, अंकित मूल्य को x। अगर हम अंकित मूल्य पे 10% का छूट देंगे तो इसका मतलब 90% में बेचेंगे, और बेच कितना में रहे हैं 108 में, यानी यही 90% का वैल्यू 108 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से 12 बार में, तो जो x आया वो 120 आ गया। इसका मतलब अंकित मूल्य 120 आ गया। हम लोग क्या किए थे 100 रुपये में खरीदे थे और 120 अंकित किए मूल्य को, तो कितना का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा। इसीलिए बोले थे कि CP 100 मानने के लिए, ताकि जो भी अंकित मूल्य आएगा हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ होगा। नेक्स्ट सवाल। किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण 1:4 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगा। यानी किसी बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है वो क्या होता है 360/n, 360/n, और जो अंतः कोण होता है वो क्या होता है, ये हम लोग बेसिक इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, यानी n - 2 × 180/n, और इसका जो अनुपात है वो कितना दिया गया 1:4 दिया गया है। तो 1:4 अगर दिया गया है तो ये n से n कट जाएगा और 18 से ये 2 बार में, तो ये 4 दूना 8 = ये n - 2 उधर जाएगा तो n - 2, तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी जो भुजाओं की संख्या होगा वो 10 हो जाएगा। लेकिन अगर जिसको पता है कि जो अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो कितना होता है 360, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, तो अंतः कोण अनुपात में 1 है और बाह्य कोण अनुपात में 1 है और अंतः कोण अनुपात में 4 है, अनुपात में योग कितना हो रहा है 5, यानी 5 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36।
एक का वैल्यू 36, यानी जब एक का वैल्यू 36 इसका मतलब प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया 36, प्रत्येक बाह्य कोण अनुपात में 1 है ना, यानी बाह्य कोण 36 आ गया। तो बाह्य कोण क्या होता है 360/n, ये बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है बराबर 36, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी जो भुजाओं की संख्या होगा 10। यानी या तो ये तरीका से बना सकते हैं या फिर ये तरीका से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 हो जाएगा, यानी 10 ईयर बाद जो है उस पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा 5:3। और 10 वर्ष पहले यानी 10 वर्ष पूर्व, 10 ईयर पूर्व उसका अनुपात कितना था 3:1 था। तो पिता पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए 10 वर्ष पूर्व 3:1, 10 वर्ष बाद 5:3, इस दोनों में कितना का वृद्धि हो गया 2 का वृद्धि हुआ। और वास्तव में कितना का वृद्धि हो रहा है 10 वर्ष पूर्व से लेकर 10 वर्ष बाद तक टोटल 20 का वृद्धि हो रहा है, यानी यही 2 का वैल्यू 20 हो गया, तो 1 का वैल्यू 10, तो इसका मतलब 1 का वैल्यू 10, तो ये 3 का वैल्यू 30 और ये 1 का वैल्यू 10। इसका मतलब 10 वर्ष पूर्व जो है उसकी आयु का अनुपात जो है, आयु का अनुपात ये 10 वर्ष पूर्व आयु का जो उसका जो आयु था अनुपात में उसका जो आयु था 30:10 था। तो वर्तमान में उसका आयु कितना होगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 40, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 20, यानी 40:20 यानी 2:1, यानी वर्तमान में उसके आयु का अनुपात 2:1, या पुत्र पिता आप बोल दिया गया ना तो 1:2 ऑप्शन नंबर है। यानी यहाँ पे उल्टा कर दिया, पुत्र और पिता कर दिया है तो 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 2 बर्तन ए बी में के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है, यानी ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इसको किस हिसाब से हम लोग मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें से किसी एक भाग को लेकर मिला लेंगे। यानी ए में हम क्या करते हैं केवल दूध का भाग लेते हैं। दूध कितना 4 भाग है, कितना में 5 4 9 में, यानी ए में दूध का भाग 4/9 है। बी में दूध का भाग कितना है 5/6 है, यानी 5 भाग है कितना में 6 में। जब हम दोनों को मिला देते हैं तब दूध का भाग कितना होता है 5 भाग हो जाता है, कितना में 9 में, 5/9 हो जाता है। तो क्या करेंगे ये 5/6 में से ये 5/9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 18 एलसीएम हो जाएगा, 10 18 एलसीएम और 15 10 5 या 15 5/18 हो जाएगा अनुपात। अगर इसमें से 4/9 में से 5/9 घटाएंगे तो 1/9 होगा और ये 9 से 2 बार में और ये 2 उधर जाएगा, यानी 5:2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक थैली में 3 प्रकार के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का कुल मूल्य बराबर हो, यानी इस कहने का मतलब है यानी मूल का जो अनुपात है वो सब बराबर है। यानी पहले सिक्के का मूल्य अगर 1 रुपया होता है तो दूसरे सिक्के का भी मूल्य 1 रुपया और तीसरे सिक्के का भी मूल्य 1 रुपया होता है। और सिक्के का जो प्रकार है वो क्या है, सिक्के का प्रकार पहला सिक्का 1 रुपया का है, दूसरा सिक्का 50 पैसा का है और तीसरा सिक्का 25 पैसा का है। अगर इस तरह के सवाल में किसी को प्रॉब्लम होता है तो प्लेलिस्ट में आपको रुपया पैसा वाला जो अनुपात चैप्टर पढ़ेंगे, प्लेलिस्ट में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर मिल जाएगा। उसमें इस तरह के जितने भी टाइप्स बनते हैं सभी टाइप्स को अच्छे से बताया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगर मूल का अनुपात उसके पास तीनों मूल का बराबर था, तीनों मूल क्या बोला यहाँ पे तीनों प्रकार के कुल मूल बराबर है, यानी पहला का कुल मूल अगर 1 रुपया है तो दूसरे प्रकार के सिक्के का भी कुल मूल्य 1 रुपया और तीसरे प्रकार के सिक्के का भी कुल मूल्य 1 रुपया। और उसका प्रकार क्या है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो उसके संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। संख्या का अनुपात यानी कुल 1 रुपया मूल है और 1 रुपया कितना सिक्का होगा 1, कुल 1 रुपया मूल है तो 50 पैसा कितना सिक्का होगा 1/50, 0.50 डबल 0 हटेगा तो 50 गुना 100 यानी 2 सिक्का हो जाएगा। कुल 1 रुपया मूल है तो 25 पैसे कितना सिक्का होगा 4 सिक्का हो जाएगा। इसका मतलब उसके सिक्के का जो संख्या का अनुपात आया 1:2:4। टोटल सिक्का कितना हो रहा है 4 2 6 1 7, यानी यही 7 का वैल्यू 175 तो 1 का वैल्यू 25। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, थैले में सिक्के का कुल मिलाकर मूल्य कितना है। तो कुल मिलाकर मूल्य कितना था अनुपात में 1 1 2 1 3। जब 1 का वैल्यू 25 तो 3 का वैल्यू 75, यानी जो कुल मिलाकर मूल्य होगा वो 75 रुपया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
24 लड़के और उनके शिक्षकों का जो आयु है वो 15 वर्ष है, यानी टोटल 25 व्यक्ति। और 25 व्यक्ति का जो आयु है अगर 15 वर्ष है तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 15 5 75 7, 15 33 7 37, यानी 375 हो जाएगा। यदि शिक्षक का आयु घटा देंगे तब 24 व्यक्ति हो जाएगा। और ये 24 व्यक्ति के औसत आयु में एक का कमी हो जाता है, यानी पहले 15 वर्ष था और 14 वर्ष हो रहा है, यानी 14 का कमी हो रहा है। तो इसका मतलब अब टोटल आयु कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 5, 14 28 5 33, यानी 336 हो जाएगा। तो शिक्षक का आयु निकालने के लिए इस 25 व्यक्ति में से अगर 24 व्यक्ति को माइनस कर देंगे तो शिक्षक का आयु आ जाएगा। और शिक्षक का आयु कितना हो जाएगा, यानी 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, नीता चाय की 2 किस्मों यानी एक 180 किग्रा मूल वाली और दूसरा 200 किग्रा मूल वाली 5:3 के अनुपात में मिलाती है और मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच देती है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। कहने का मतलब है 180 और 200 रुपया वाली जो चाय है यानी 5:3 में मिलाती है, यानी 180 वाला 5 केजी खरीद के और 200 रुपये वाला 3 केजी खरीदते हैं, इस दोनों को मिला देती हैं तो टोटल 8 केजी हो जाएगा। और टोटल क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, यानी 180 रुपये वाला अगर 5 केजी खरीदेंगे तो 18 5 90 900 रुपये क्रयमूल्य, 200 रुपये वाला अगर 3 केजी खरीदेंगे तो 600 रुपये क्रयमूल्य, यानी टोटल क्रयमूल्य 1500 रुपये हो जाएगा। टोटल क्रयमूल्य 1500 और टोटल चाय कितना हो जाएगा, 5 3 8। और ये 8 केजी चाय को हम क्या कर रहे हैं, 210 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 0 8 2 16 8 और 8 9 1680 रुपये ये विक्रयमूल्य आ जाएगा। यानी क्रयमूल्य कितना आ जाएगा 1500 और विक्रयमूल्य 1680। तो इस स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, 180 का लाभ होगा। कितना में, 1500 में गुने 100, यानी 00 कट गए। और 180 15 बार में कितना बार, 15 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में, यानी 12% का लाभ होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 15%, फुटकर विक्रेता का 25% हो तो उस वस्तु जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है, उत्पादन मूल्य क्या होगा। हम लोग उत्पादन मूल्य को 100 रुपया मान लेते हैं। अगर निर्माता क्या करता है, उत्पादन करके 10% लाभ पे बेचता है तो यानी 110% में बेचता है और 110% का शॉर्ट फॉर्म 11/10। फिर विक्रेता क्या करता है, उसको 15% लाभ पे बेचता है, तो 15% लाभ का मतलब 115/100 यानी 23/20 उसको शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर फुटकर विक्रेता को वो 25% लाभ पे बेचता है, तो 25% लाभ मतलब 125/100 यानी 5/4। और 5/4 मूल्य पे बेचने के बाद इतना कितना रुपये विक्रय मूल्य आता है, 1265 रुपये आता है। अगर हम 11 से काटेंगे तो 11 से एक बार में, फिर 11 से एक बार में 115 बार में, 23 पंचे 115 कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 00 800, यानी जो उसका उत्पादन मूल्य होगा वो 800 रुपया हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% का हानि होता है। यदि उसके 2 निवेश 3:5 में हो तो उसका कुल मिलाकर लाभ या हानि कितना होगा। यानी कहने का मतलब है 2 प्रकार का निवेश था, एक 3 रुपये का था, एक 5 रुपये का था। हमें लाभ या हानि निकालना तो हम इसको 300 और 500 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। अगर यहाँ पे ये 15% का लाभ अर्जित करता है तो 300 का 15% कितना हो जाएगा, 15 45 रुपये लाभ हो जाएगा। यानी 300 का 15% कितना, 45 रुपये ये लाभ होगा। अगर 500 का 10% हानि कमाता है तो इसका मतलब कितना का हानि कमाएगा, 10/100 निकालेंगे तो यानी 50 रुपये का हानि हो जाएगा। ओवरऑल उसको क्या हुआ, 5 रुपये 45 रुपये लाभ यहाँ कमाया और 5 रुपये हानि यहाँ हो गया, तो ओवरऑल तो उसको 5 का हानि ही हो रहा है ना। तो क्या बोला, हानि प्रतिशत, ये 5 का हानि कितना पे हो रहा है, 300 अब प्लस 500, 800 में उसको 5 का हानि हो रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 00 से 00 कट गए, यानी 5/8%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब है 2 प्रकार का निवेश 3:5 में था, तो हम इसको 300 और 500 कर लिए ताकि कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। पहला पे 5% का लाभ अर्जित करता है, 15% का लाभ, तो यानी 45 रुपये लाभ कमाता है। दूसरा पे अगर 10% का हानि अर्जित करता है तो इसका मतलब 50 रुपये हानि होता है। तो टोटल मिला के कितना, 5 रुपये का हानि ही हो रहा है। यहाँ 45 रुपये का लाभ, यहाँ 50 का हानि, तो टोटल मिला के 5 का हानि हो रहा है। कितना में, टोटल 5 दिन 800 में गुना 100, यानी हानि प्रतिशत आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक
व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तु खरीदते समय 10% घोटाला करता है, बेचते समय नहीं, खरीदते समय भी 10% लाभ कमा रहा है और बेचते समय भी लाभ कमा रहा है 10% का, तो ओवरऑल जो उसका लाभ होगा यानी टोटल ओवर इफेक्टिव लाभ जो होगा, इफेक्टिव लाभ यानी 10% खरीदते समय 10% बेचते समय, तो जो इफेक्टिव लाभ होगा प्रभावी लाभ वो 10 + 10 + 10 × 10/100 प्रभावी दर से हम लोग निकाल लेंगे, यानी 00 से कट गया 10 10 20 और +1 यानी 21% का प्रभावी लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 2 घड़ी का कुल क्रय मूल्य 840 रुपये है। एक घड़ी को 16% लाभ पे, दूसरी घड़ी को 12% हानि पे बेचते हैं, तो कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो उस घड़ी जिसको लाभ पे बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। इसको अगर हम एलिगेशन से बनाएंगे तो बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा। फर्स्ट घड़ी को हम लोग क्या किए 16% लाभ पे बेच दिए, सेकेंड घड़ी को क्या किए 12% हानि पर बेच दिए, और इस दोनों स्थिति में यानी 0% का लाभ हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। हम क्या करेंगे, अगर हम 16 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर ये 0 में से 12 घटाएंगे तो क्या जाएगा 12, यानी उसके जो क्रय मूल्य का अनुपात होगा 12:16 यानी 3:4, और टोटल क्रय मूल्य कितना दिया गया 840, अनुपात में टोटल क्रय मूल्य 3 4 यानी 7, टोटल क्रय मूल्य अनुपात में 4 3 7, और वास्तव में टोटल क्रय मूल्य 840 यानी यही 7 का वैल्यू 840, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। तो कैची पूछ रहा है जिस पे लाभ वाला ना, तो लाभ ये 16% वाला का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 3, जब एक का वैल्यू 120 तो 3 का वैल्यू जो होगा 12 3 36 यानी 360, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि नीता के वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, यानी नीता और पपिया इसका जो वेतन है 25% अधिक, तो पपिया के वेतन अगर 100 मानेंगे तो नीता के वेतन 125 यानी 5:4 उसके वेतन का अनुपात आ गया। अब क्या चीज़ बोला है, पपिया के वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो पपिया के वेतन कितना कम है नीता के वेतन से, 1 का कमी है कितना में 5 में, जिससे कम या ज़्यादा होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो कमी का बात करें तो 5 में 1 कम है गुने 100 यानी 5 से कितना हो जाएगा 20 यानी 20% का कमी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब, ये -1 को हम प्लस -1 का क्यूब कर देते हैं, तभी तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी -1 आएगा, प्लस 3 गुने 0.98 गुने 0.1 मिनट 0. यानी ये जो दिया गया है 0.98 गुने 0.36, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 0.98 गुने 0.02 लिख सकते हैं ना 0.98, क्योंकि इस दोनों गुना करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। हम लोग क्या बताएं कि अगर a प्लस b प्लस c इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0.98 प्लस 0.02 0.98 प्लस 0.02 और -1 इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या आ जाएगा 3abc, 3 a के बदले में कितना 0.98, b के बदले में 0.02 और c के बदले में -1, और ये जो संख्या आएगा निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव है तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है, आधे मिनट में 84 चक्कर पूरा कर लेता है, तो उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। त्रिज्या अगर 0.75 मीटर है तो एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगी। एक चक्कर में जो दूरी होगा उसका वो अपने परिधि के बराबर होगा, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr यानी 2 गुने 22/7 और r के बदले में 0.75, यानी अगर इसको 0.75 को लिख सकते हैं 75/100 यानी 3/4। इसका मतलब एक चक्कर में ये इतना दूरी तय करेगी, तो 84 चक्कर में टोटल कितना दूरी तय करेगा। 84 चक्कर में, तो 84 चक्कर में जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 3/4 गुने 84, यानी 4 से कितना बार में 12 बार में, और 4 से कितना बार में 3 बार में, यानी 3 3 9 9 18 18 36 396 मीटर दूरी तय करेगी 84 चक्कर में।
जब एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी इतना दूरी तय करेगी तो 84 चक्कर में 396 मीटर दूरी तय करेगी। और 396 मीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है? आधा मिनट। आधा मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी 30 सेकेंड लिख सकते हैं। 30 सेकेंड। अगर 30 सेकेंड में 396 मीटर दूरी तय करता है तो जो उसका स्पीड होगा, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 396 और टाइम कितना? 30। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, जबकि बोला है कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18/5 से गुना करके हम लोग इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे 6 से 3 बार में, और 6 से 5 बार में, और ये 6 से 3 बार में। तो कितना आ जाएगा? 6 × 18, 9 × 27 = 28, 3 × 9 = 11, 1188/25, यानी 25 से कितना बार में कटेगा? 2500 के 100 बार में, और 25 7 150, 47 पॉइंट समथिंग आएगा। 47 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट के देने के बाद एक कपड़े का जो मशीन का मूल्य 6480 रुपये में बेची गई, तो उस मशीन का आरंभिक कीमत क्या होगा? आरंभिक कीमत हम x मान लेते हैं। अगर 20% का छूट दे रहे हैं तो 80% में बेच रहे हैं, और 80% का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? 4/5। फिर अगर हम 10% का छूट दे रहे तो 90% बेच रहे हैं, 90% का शॉर्ट फॉर्म 9/10। फिर हम 10% का छूट दे रहे तो 90% बेच रहे हैं, 90% का शॉर्ट फॉर्म 9/10, और बेच कितना में रहे? 6480 रुपये में बेच रहे हैं। फिर अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 से 63, 9 9 18 720, फिर 9 से काटेंगे तो 9 8 82, फिर 4 से काटेंगे तो 4 से 20 बार में, यानी x = कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी 100 ये आ जाएगा, 20 5 100, फिर डबल जीरो और आ जाएगा, यानी 10,000। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी 15 मैच में रनों का औसत 33 है, यदि पहले 10 मैच में औसत 45 था, यानी 15 मैच में अगर औसत उसका 33 है तो टोटल रन कितना हो जाएगा? यानी 15 × 45 4, 15 × 45 4, 49, यानी 495। अगर पहले 10 मैच में उसका औसत रन 45 था, यानी पहले 10 मैच में उसका औसत कितना, टोटल रन कितना हो जाएगा? 450। पहले 10 मैच में अगर 45 था औसत, तो पहले 10 मैच में उसका औसत कितना, टोटल रन 450 हो जाएगा। अगर 15 मैच में से 10 मैच का अगर हम रन घटा देते हैं तो 5 मैच का जो टोटल रन था, 5 मैच का जो टोटल रन वो कितना हो जाएगा? 5 मैच का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45। अगर 5 मैच का टोटल रन 45 था तो जो अंतिम 5 मैच का जो औसत आएगा वो 45/5, यानी 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, 10 संख्या का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? देखिए, औसत मान चलिए कुछ दिया गया, m दिया गया है। अगर प्रत्येक संख्या में जो चीज़ वृद्धि करेंगे वही औसत में भी वृद्धि होगा। अगर प्रत्येक संख्या में जितना का कमी करेंगे औसत में भी उतना का ही कमी होगा। प्रत्येक संख्या में जितना का गुना करेंगे औसत में उतना ही गुना होगा। तो यहाँ प्रत्येक संख्या में हम लोग 5 जोड़ रहे हैं तो औसत में कितना का वृद्धि होगा? 5 का वृद्धि होगा, यानी 30 + 5, नया औसत 35 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मैंने एक चीज़ 225 रुपये में खरीदी, यानी सीपी जो था वो 225 रुपये था, और उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च कर दिया, यानी जो भी हम खर्च करेंगे एक्स्ट्रा खर्च वो सब सीपी में ही जुटेगा, यानी मेरा टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद उसको हम 300 रुपये में बेच दिए, यानी जो विक्रय मूल्य था वो कितना था? 300 रुपये था। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। और कितना का लाभ हो रहा है? 60 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना में? 240 में गुने 100, यानी 6 से ये 4 बार में कटेगा और 4 से ये 25 बार में, यानी 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। जो प्रैक्टिस सेट मिलता है उसको अवश्य ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना आंसर जो है वो ज़रूर सबमिट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।